शैतानुरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीकिंग नॉलेज विद एडवोकेट मोमना शहज़ीम। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का एक इंतहाई अहम सेक्शन है 89A, जो कि डील करता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड है, यानी कि वन ऑफ द आर्बिट्रेशंस से रिलेटेड ये बात करता है। तो इसके अंदर एक तो हम लैंग्वेज ऑफ लॉ को भी रीड आउट करेंगे, दूसरा इसके अंदर ये भी जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके अंदर, और कौन कौन से इसके जो हैं वो एस्पेक्ट्स हैं जिनको डील करके क्वेश्चनिंग की जा सकती है, और बाकायदा तौर पर इसका ऑर्डर भी डील किया जाएगा जहाँ पर इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर मौजूद है। तो इसकी जो सब्सटेंटिव लॉ है वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का 89A है। CPC का जो सेक्शन बनता है, द कोर्ट में where it considers necessary having regard to the facts and circumstances of the case with the object of securing expeditious disposal of the case in or in relation to a suit, adopt with the consent of the parties alternate dispute resolution method including mediation and conciliation। अब ये तरीक़ाकार जो है इसके अंदर ये चीज़ बयान की गई है कि जो अदालत है वो अगर ये समझती है कि ट्रायल से पहले अगर इस तरह की सूरत हाल आ जाती है कि वहाँ पर मुसालहत से काम लिया जा सकता है, या उसके अंदर रिकन्सिलिएशन या कॉन्सिलिएशन मुसालहत और नेगोशिएशंस के थ्रू जो है वो मामले को डील करा जाना चाहिए, तो फिर ADR के अंदर जाया जाता है। इसको मोस्टली जब हम ऐसे बोल रहे होते हैं तो ADR में चले जाएं, तो इस तरह से इसे डील किया जाता है। तो अब हमारा जो है वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो ऑर्डर है वो आ जाता है। इसका प्रोसीजर क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, और किन केसेस जो है उनके लिए ट्रायल ही ज़रूरत होती है, लेकिन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं कि जिनके लिए हम ये तरीक़ाकार को अपनाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं। Alternative dispute resolution is used for settlement of issues except where the court is satisfied that there is no possibility of mediation or an intricate question of law or facts is involved. The court shall refer the case for mediation। अब ऐसी सिचुएशन है कि जिसके अंदर कोर्ट ये समझती है कि भाई इस चीज़ को तो मेडिएशंस के थ्रू किया जा सकता है हल, तो वो मेडिएशन के लिए भेज देगी। लेकिन ऐसे मामलात जो कि डील कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ को, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को, या फिर वो ऐसे हैं जहाँ पर हम समझते हैं कि मसालहत नहीं हो पाएगी, तो फिर कोर्ट जो है उसे मेडिएशन के अंदर नहीं लेकर आती। बट अगर कोई केस इस तरह का है जो कि मेडिएशन के थ्रू सॉर्ट आउट हो सकता है, तो फिर वो मेडिएशन के अंदर जाएगा। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ है, यानी कि हमारा मेडिएशन का प्रोसेस शुरू हो गया, तो पार्टीज़ किस तरह से अपीयर होंगी इसके अंदर। वियर केस इज़ रेफर्ड फॉर मेडिएशन द कोर्ट शैल स्टे प्रोसीडिंग्स फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days एंड डायरेक्ट द पार्टीज़ टू अपीयर बिफोर मेडिएशन सेंटर सेट बाय लाहौर हाई कोर्ट और ऑन सच डेट एंड टाइम एज द कोर्ट में स्पेसिफाई। अब चीज़ ये आ गई कि भाई मेडिएशन के लिए कितने डेज़ हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके लिए होते हैं 30 days। अब मेडिएशन का मामला चल पड़ा है, तो इसके अंदर जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो उनको क्या किया जाएगा, उसको स्टे कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके लिए क्या चीज़ आती है कि मेडिएशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेडिएशन सेंटर्स जो हैं, ठीक है, उनका क्या ताल्लुक़ होता है, या मेडिएशंस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हम कहेंगे इसके लिए होता है मेडिएशन सेंटर। इसको सेटअप कौन करता है, इसको सेटअप करती है लाहौर हाई कोर्ट, और फिर क्या होता है कि ऑन सच डेट एंड द टाइम एज द कोर्ट में स्पेसिफाई। और कोर्ट में जब ये एक चीज़ तय हो गई है कि भाई ये मामला मेडिएशन के थ्रू
होगा तो फिर इसके लिए कोर्ट जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो सामने ले आएगी कि इस दिन आपने जो है इसको इस तरीक़ा के साथ मेडिएशंस के थ्रू जो है वो सॉर्ट आउट करना है। अब इसके अंदर ये चीज़ आती है कि सेटलमेंट तक सूरत कैसे सामने आएगी। वेयर द मेडिएशन प्रोसीडिंग्स आर सक्सेसफुल एंड द पार्टीज हैव arrived at an agreement, the mediators shall cause the same to be recorded in writing, signed by the parties or their recognized agents or their pleaders, and attested by टू इंडिपेंडेंट विटनेसेस। अब ये जो वर्ड है ये टू का है, टू इंडिपेंडेंट विटनेसेस का वर्ड है, तो ये बाय मिस्टेक जो है इस तरह से लिखा गया है। अच्छा जी, अब इसके अंदर चीज़ ये आती है कि सेटलमेंट तक मामला आ चुका है कि मेडिएशन के थ्रू सेटलमेंट हो चुकी है, तो हम अब इसको किस तरह से देखेंगे। वो कहते हैं कि इसके अंदर मेडिएटर जो है हमारा बहुत सारे मामलात को डील कर रहा है। दोनों पार्टीज़ एक एग्रीमेंट के ऊपर आ जाएंगी। एग्रीमेंट बाकायदा तौर पर इन रिटर्न शेप में होगा। ये कोई ऐसी बात नहीं होगी कि अगर पार्टीज़ ने कह दिया कि भाई हम मुसालहत के लिए एग्री हैं तो बस यही बात कह दी जाएगी, नहीं, इसके अंदर बाकायदा तौर पर रिकॉर्डेड इन राइटिंग होगा। दूसरी सूरत है साइंड बाय द पार्टीज और देयर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स और देयर प्लीडर्स एंड अटेस्टेड बाय टू इंडिपेंडेंट विटनेसेस। अब देखें ये इसकी जो है ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि साइंड होगा उन पार्टीज़ की तरफ से भी, उनके रिकॉग्नाइज एजेंट्स की तरफ से अगर वो खुद नहीं आती, और अगर उनके प्लीडर्स हैं, ठीक है, तो उनकी तरफ से। तो कहने का मकसद तीनों सिचुएशंस हो सकती हैं, तीनों में से कोई एक हो सकती है, और फिर उसके साथ अटेस्टेशन नेसेसरी है। अटेस्टेशन किस तरह से होगी? बाय टू इंडिपेंडेंट विटनेसेस। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी ये आर्बिट्रेशन होती है जो कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, इसके अंदर जो विटनेसेस हैं उनका स्टेटस क्या होना चाहिए? भाई वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि टू विटनेसेस होंगी, तो इसके अंदर ये चीज़ जो है वो देखी जाती है। अब ये एग्रीमेंट जो पार्टीज़ के दरमियान हुआ है वो किस नौइयत का है, उसको क्या क्या किया जाएगा? देखें, उसको साइन किया जाएगा, वो रिटर्न शेप में हो गया। अब उसको सर्टिफाइड भी किया जाएगा। सर्टिफाइड कैसे किया जाएगा? द एग्रीमेंट शैल बी सर्टिफाइड बाय द मेडिएटर एंड ट्रांसमिटेड फोर्थ विद थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेडिएशन सेंटर टू द कोर्ट। अब जब सब कुछ हो गया, पार्टीज तक का मामला क्लियर हो गया, तो बाकायदा तौर पर जो मेडिएटर है उसने सर्टिफाइड करना है। फिर क्या है? ट्रांसमिटेड फॉर विद थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेडिएशन सेंटर। अब जहाँ पे ये मेडिएशन होती है उसे मेडिएशन सेंटर कहते हैं, उसका जो हेड होता है उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। टू द कोर्ट, द कोर्ट शैल ऑन रिसीट टू द एग्रीमेंट पास a decree in terms thereof unless the court for reason to be recorded in writing find that the agreement between the parties is not enforceable at law। अब इसमें चीज़ आएगी कि जब अदालत के पास ही मामला चला गया, अदालत सारी चीज़ें मद्देनज़र रखेगी, एग्रीमेंट सामने रखा गया, उसकी टर्म्स कंडीशंस को मद्देनज़र रखेगी, उसकी सारी छानबीन करेगी, आया कि ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं। फिर द कोर्ट जो है वो क्या करेगी? रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो भी रीजंस रिकॉर्ड कर देगी राइटिंग में कि हाँ भाई ये मामला यहाँ तक जो है वो हल पा गया है, अदालत जो है वो इससे एग्री है। और हाँ, अगर कोई ऐसा मामला हो गया कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर हो सकता है, बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, या कोई भी और इशू या कोई ऐसी सूरत सामने आ गई है जो कि इन्फोर्सिबिलिटी को हिट कर रही है, तो भी अदालत जो है इसको वाजे कर देगी। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है पार्शल सेटलमेंट। अब हम ये चीज़ सोचेंगे कि भाई सेटलमेंट तो होता है, ये पार्शल सेटलमेंट क्या होता है? बाज़ दफ़ा ये इस तरह से कुछ होता है कि कुछ चीज़ों के बारे में प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चलती रहती हैं, लेकिन केस के कुछ हक़ाइक़ और मामलात के बारे में जो दोनों पार्टीज़ हैं वो उस चीज़ को सेटल कर लेती हैं कि हम इस चीज़ से एग्री हैं, ठीक है, इसमें हमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, हम में से कोई इस चीज़ पे इतराज़ नहीं करता। तो क्या आता है कि वेयर द सेटलमेंट रिलेट्स ओनली टू अ पार्ट ऑफ द डिस्प्यूट द कोर्ट शैल पास डिक्री और एन डिक्री इन टर्म ऑफ सच सेटलमेंट एंड प्रोसीड टू एडजुडिकेट द रिमेनिंग इश्यूज।
वही बात कि सेटलमेंट अगर तो पार्ट पे डील कर रहा है कि उस डिस्प्यूट को हल कर दिया गया है, तो उसका उतने हिस्से का कोर्ट जो है वो ऑर्डर जारी कर देगी कि भाई इस पे सेटलमेंट हो गया है। और अगर कोई एडजुडिकेशन का मामला है तो रिमेनिंग इश्यूज़ के बारे में बात कर लेगी। तो एडजुडिकेशन जो है वो उस हिस्से पर हो जाएगी जिसके अंदर कोर्ट के दरमियान इख्तलाफ है, चाहे वो फैक्ट इन इश्यूज़ हों या जो है वो फैक्ट ऑफ लॉज हों। तो कहने का मकसद ये आता है कि जिस किस्म की भी हकायक और मामलात हैं, अगर उस पर सेटलमेंट नहीं हो पाया, वो एडजुडिकेट होंगे, यानी कि वो ट्रायल का हिस्सा बनेंगे। और जिस पे सेटलमेंट हो गया तो हम कहेंगे भाई इस जो पार्टी का है ना, वो एक पार्शियल सेटलमेंट हो गया। अब एक चीज़ का होना है और दूसरी चीज़ का ना होना, तो ये भी तो हो सकता है ना कि मेडिएशन के लिए बिठाया गया लेकिन मेडिएशन नहीं हो पाई। तो चले मेडिएशन नहीं हो पाई, अब हम कोर्ट को किस तरह से बताएंगे? तो हम उसे कहते हैं फेलियर ऑफ मेडिएशन, वेयर द मेडिएशन फेल्स एंड नो सेटलमेंट मेड बिटवीन द पार्टीज, द मेडिएटर शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू द कोर्ट शैल प्रोसीड विद द केस फ्रॉम द स्टेज इट वाज रेफर्ड टू मेडिएशन। अब क्या है कि जो मेडिएटर है वो रिपोर्ट सामने रख देगा, और ये वर्ड है शैल का वर्ड यूज़ हो रहा है इसके अंदर, यानी कि मैंडेटरी क्लॉज है कि उसने सबमिट करनी ही करनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने। और उसने कहना है कि भाई ये वजूहत हैं जिसकी वजह से मेडिएशन नहीं हो पाई। तो फिर क्या होगा, कोर्ट जो है उस ट्रायल को, उस स्टेज को वहाँ से शुरू की थी करेगी जहाँ से मेडिएशन अंदर इन्वॉल्व हुई थी उस टाइम। तो वो उससे नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड कर देगी और मेडिएशन को अंदर से निकाल देगी। तो ये सारा का सारा जो टॉपिक था ये आर्बिट्रेशन से रिलेटेड था, जो कि सीपीसी का तो 89A बनता है, सब्सटेंटिव लॉ। और अगर हम इसका प्रोसीजरल देखें तो वो हमारा रूल 9 का बी बनता है। तो कहने का मकसद ये है कि इसके लिए जो अहम चीज़ है वो पूछी जाती है कि भाई कहाँ पे आर्बिट्रेशन होती है, ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो इसके लिए मेडिएशन सेंटर्स बनाए जाते हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो बनाती है। और इसका जो हेड होता है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव का वर्ड यूज़ होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का, ना कि उसे जज कहते हैं। सो ये इसके अंदर थोड़ा फ़र्क था। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।